Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 10th of March 2022, Thursday. Motivation of the day is no matter what people tell you, words and ideas can change the world. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं, जहां पर पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से रिलेटेड है। सेकेंड न्यूज़ में हम जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उनमें सर्टन रिकवरी को डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, इन दिस न्यूज़ सेक्शन वी विल ऑल्सो कवर द price pressure on metal users and producers. And third news is all about the lower debt yield that is posing a challenge to EPFO returns. Fourth news is an infographic that is related to India UAE export market. इन सारी मेजर न्यूज़ के अलावा हम कुछ स्मॉल न्यूज़ क्लिप्स भी डिस्कस करेंगे जो कि क्रेडिट ग्रोथ से रिलेटेड है। S&P ने जो इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के प्रोजेक्शन किया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड क्रूड ऑयल प्राइसेस, उससे भी रिलेटेड है। और लास्ट न्यूज़ जो है वो LIC के IPO के बारे में है। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। रेलवेज रेडीज ₹1 ट्रिलियन इंफ्रा पुश। इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जैसे कि गति शक्ति स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा लोन या एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की स्कीम है। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट की हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, employment generation as well as recovery of the economy after pandemic. So as a part of government infrastructure push, Indian Railway is planning to spend approximately 1 trillion for what? On developing and procuring the assets. और इस asset procurement की प्रोसेस में इंडियन रेलवे अप्रॉक्सीमेटली 90,000 वैगन्स को प्रोक्योर करने का इंटेंशन टारगेट कर रही है। तो जिसके लिए जो टेंडर है वो मार्च 16 से फ्लोट हो जाएगा इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट जो है वो 31,000 करोड़ आएगी। तो आगे आने वाले 3 सालों तक इंडियन रेलवे 90,000 वैगन्स या 90,000 कोच को प्रोक्योर करेगी। तो टोटल 3 सालों में 90,000 और हर साल अप्रॉक्सीमेटली 30,000 वैगन का प्रोक्योरमेंट होगा, जिसमें से कुछ जो हैं वो पैसेंजर के लिए प्रोक्योर किए जाएंगे, पैसेंजर ट्रेन्स के लिए। कुछ जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन, स्टील, कोल और आयरन जैसे जो कमोडिटीज़ हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए या उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोक्योर करेगी इंडियन रेलवे। द रेलवे प्रोक्योर मोर देन 7,000 वैगन टिल जनवरी दिस ईयर। तो दिस इज़ द करंट लेवल ऑफ वैगन प्रोक्योरमेंट बाय इंडियन रेलवे, जो कि इंक्रीज करके इंडियन रेलवे 30,000 पर ईयर करने जा रही है एज पर द ऑफिशियल अवेयर अबाउट दिस मैटर। और क्यों इतने ज़्यादा अमाउंट में, इतने ज़्यादा नंबर्स में वैगन प्रोक्योरमेंट हो रहा है या असेट्स को प्रोक्योर कर रही है जो नेशनल ट्रांसपोर्टेटर है या बोल सकते हैं इंडियन रेलवे है? क्योंकि दे आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग राइज इन डिमांड आफ्टर पैंडमिक। पैंडमिक के बाद इंडियन रेलवे या नेशनल ट्रांसपोर्टर ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो डिमांड है, जो पैसेंजर फुटफॉल है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इमेंसली इंक्रीज करेगा, जिसके लिए इंडियन रेलवे को एडिशनल वैगन्स की ज़रूरत होगी। एंड अंडर द नेशनल रेल प्लान 2030 द रेलवे प्लान्स टू इंक्रीज इट्स फ्रिट वॉल्यूम इन अपकमिंग ईयर्स एज वेल। तो पैसेंजर के फुटफॉल को इंक्रीज करने के अलावा जो कार्गो या फ्रिज बोलते हैं, जो मालगाड़ी होती है उसमें जो कार्गो या जो फ्रिट कैरी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज करने का इंडियन रेलवे प्लान कर रही है। एज पर द मिनिस्ट्री, this additional or enhanced loading capacity by Indian Railway would help the Indian Railway to make an additional 79 crore in freight revenue over upcoming 3 years। तो इससे इंडियन रेलवे का जो रिवेन्यू है बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। अगर इंडियन रेलवे की रिवेन्यू की बात करी जाए तो पैसेंजर सर्विसेज के कंपैरिजन में जो फ्रिट सर्विसेज हैं, कार्गो सर्विसेज हैं, ये ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करती हैं। तो नेशनल रेल प्लान में जो इंडियन रेलवे है, मिनिस्ट्री है, दे आर मोर फोकसिंग ऑन फ्रिट रेवेन्यू जनरेशन, और जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ बीन अलॉटेड
40 ट्रिलियन इन यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि पिछले साल के बजट एलोकेशन से, बजट एस्टिमेट से 27.5% ज़्यादा है। तो 1.4 ट्रिलियन का एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन किया गया है इंडियन रेलवे को, और जो अपकमिंग फिस्कल ईयर है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2.43 ट्रिलियन का एस्टिमेट कर रहा है इंडियन रेलवे। एंड द पुश इज वन ऑफ द की पिवोट्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लान टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, क्योंकि इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर उसमें किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कैपिटल पुशिंग होती है तो डेफिनेटली इट मे लीड्स टू इमेंस बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। सो दिस इज प्लान ऑन ट्रैक। लोकोमोटिव प्रोक्योरमेंट, वैगन प्रोक्योरमेंट, स्टेशन डेवलपमेंट, वंदे भारत ट्रेन एंड कवच एंटी कोलिजन सिस्टम, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है। टोटल किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर होंगे, कितना एलोकेशन हुआ है और कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडियन रेलवे को एलोकेट किया गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5। इंडाइसेस जंप ओवर 2% अमिड बार्गेन बाइंग। सो इंडियन इक्विटी एक्सटेंडेड देयर रिलीफ रैली टू द सेकेंड डे ऑन वेडनेसडे। कंजिक्यूटिव सेकेंड डे कुछ बेंचमार्क इंडाइसेस में इंप्रूवमेंट या रिकवरी देखने को मिली है, because investors are feeling that the economic impact of this Russia-Ukraine crisis had been done or had been priced and looked for bargain buying with several stock available at multi-month लो। तो इन्वेस्टर्स का, इन सिंपल वर्ड, इन्वेस्टर्स का ये फील करना है कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ना था रशिया यूक्रेन क्राइसिस का वो फिलहाल के लिए पड़ चुका है। नाउ बार्गेन बाइंग विद सेवरल स्टॉक्स आर अवेलेबल एट मल्टी मंथ्स लो। तो सेंसेक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.3% तक इंक्रीज हुआ, और निफ्टी में भी सेम पैटर्न देखने को मिला, 2.07% का इंक्रीज निफ्टी ने भी रजिस्टर किया। इफ़ यू रिमेंबर मंडे को ये दोनों ही इंडाइसेस अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई थी, 7 मंथ के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई थी बिकॉज ऑफ द ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कि $140 पर बैरल तक पहुंच गया था, और इसका इम्पैक्ट अदर कमोडिटीज़ पर भी देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से जो हमारी बेंचमार्क इंडाइसेस निफ्टी और सेंसेक्स थे ये अपने 7 महीनों के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर ट्रेड हो रहे थे इनके स्टॉक्स। सो एज पर द एक्सपर्ट द बिट ऑफ बाइंग dips lifted market globally, and investors or market participants are actually thinking that they had already priced the US ban on Russian oil exports. The US demand is a small percentage for Russian, and that is why the market is now adjusting themselves. इसके अलावा यूरोपियन मार्केट में भी एक सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने को मिली, हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है, जिसका सेंटिमेंट जो अदर इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर भी देखने को मिला। डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी पर भी इस रिकवरी का इम्पैक्ट है, इंडियन मार्केट पर भी इस इकोनॉमी जो यूरोपियन मार्केट की जो गेन हुआ है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज़ वाई सेंसेक्स एंड निफ्टी आर एक्चुअली पोजिंग गेन्स। सो रिलीफ रैली by Indian benchmark indices. So these are the ग्लोबल मार्केट, यूरोप मार्केट एंड एशियन मार्केट्स। तो उसमें कितना कितना किसने गेन रजिस्टर किया और किन किन मार्केट, किन किन इंडाइसेस और मार्केट्स को एक्चुअली लॉस फेस करना पड़ा। तो दिस इज़ द list, you can just have the glimpse of it. In case of Nifty, these are the gainers and these are the top losers. तो gainers के list में एशियन पेंट्स, RIL, बजाज फाइनेंस, M&M, इंडसइंड बैंक। losers में श्री सीमेंट, ONGC, पावर ग्रिड, NTPC एंड कोल इंडिया। इसके अलावा बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस मेटल यूजर्स प्रोड्यूसर्स फील प्राइस पिंच। अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो मेटल एक्सपोर्ट है या जो मेटल के प्राइसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन क्राइसिस का देखने को नहीं मिलेगा। वाइड स्प्रेड एप्रीहेंशन दैट द वर्ल्ड मे फॉल शॉर्ट ऑफ फेरस एंड ferrous metal on account of Russia-Ukraine war has led to surge in the price of these items over the past 2 weeks. But now the impact has been visible into this sector. बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के र्यूमर है कि फेरस और नॉन फेरस मेटल जो हैं उनकी शॉर्टेज होगी। द वर्ल्ड में
fall short of ferrous and non-ferrous metal because of this crisis between Russia and Ukraine. और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमें कह सकते हैं, रूमर को कह सकते हैं, या एंटिसिपेशन को कह सकते हैं, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हम इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है. बिटवीन February 23 and March 8, 3 months nickel future on London Metal Exchange, that is LME, increased approximately 97%, zinc 60%, aluminum 6.2%, copper 3.5%, and according to CRISIL research, price of steel FOB China have increased up to 4% in the last week. तो हम ये कह सकते हैं कि निकल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है 97% का, जिंक में 16% का, कॉपर और स्टील में अप्रॉक्सीमेटली 3.5% और 4% का इंक्रीज देखने को मिला बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. लोअर डेट यील्ड poses a challenge to EPFO returns. So there is a widening gap what government's premier retirement fund makes on its investment and what it offers to the employee. So as per the recent data, Employee Provident Fund makes bulk of its investment in government related securities. EPFO was established by an act of Parliament of India, and basically to provide the social security to the workers that are working in India. So it came into force by Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. So EPFO comes under the control of Ministry of Labour and Employment, Government of India. और अगर मैं इसकी फंक्शनिंग आपको समझाऊं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी से कुछ डिडक्शंस होता है मंथली, और उस डिडक्शन को के बाद कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी होता है, और उस अमाउंट को EPFO मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और जो उससे रिटर्न्स आते हैं उसके बेसिस पर आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स या मॉनेटरी जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाता. तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इसी तरीके से काम करते हैं. ये न्यूज़ जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो इनकम जनरेट हो रही है उससे रिलेटेड है, और कि वो एम्प्लॉय को क्या ऑफर कर रहे हैं, एक्चुअली में एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं, उसमें किस तरह के गैप्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय से डिडक्शंस हो रहे हैं एम्प्लॉय की सैलरी से उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आते हैं उस रिटर्न के बेसिस पर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है. बट एज पर द डेटा देयर इज अ वाइडनिंग गैप बिटवीन व्हाट्स गवर्नमेंट रिटायरमेंट फंड्स मेक्स ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इट इज ऑफरिंग टू द एम्प्लॉय. अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट पैटर्न को देखें तो EPFO का जो मोस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट रिलेटेड सिक्योरिटीज में होता है. In other words, it simply lend to center and state government, यानी जो G सिक्योरिटीज़ होते हैं, जो SDL होते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करता बिकॉज दे आर द सिक्योर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो बेसिकली EPFO इन्हीं तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है और इनसे जो रिटर्न आता है उसी के बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है. सो इंटरेस्ट इट गेट्स फ्रॉम दीज इंस्ट्रूमेंट इज लार्जली what it used to pay interest to its subscriber. तो जो वर्कर्स ने सब्सक्राइब किया होता है उन्हीं को जो इंटरेस्ट से जो अर्निंग होती है सिक्योरिटीज से उसी के बेसिस पर उनको पेमेंट किया जाता है. द इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग हैज़ बीन कमिंग डाउन सिंस कपल ऑफ ईयर्स. तो अब चूँकि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में SDL में इन्वेस्ट करता है EPFO, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और SDL, G सिक्योरिटीज़ और SDL में जो इंटरेस्ट रेट अर्निंग्स हैं वो रिड्यूस हो रही हैं. दिस हैज़ मेंट द गैप बिटवीन द EPFO मेक्स एंड व्हाट इट पेज आउट may have widened to level not seen for a decade. तो अब जो है EPFO की अर्निंग में और EPFO के पे आउट में बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट EPFO कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में SDL में, उस इन्वेस्टमेंट से EPFO की इनकम कम हो रही है. हम ये कह सकते हैं रिटर्न जो EPFO को मिल रहा है वो कम मिल रहा है. इन कंपैरिजन टू दैट EPFO इज पेइंग मोर टू देयर सब्सक्राइबर, एंड एज पर द एनालिसिस used
The 10 years government bond yield as a proxy indicative of EPFO investment return over the long period। अगर 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड की रिटर्न को देखते हुए ईपीएफओ की अर्निंग की एनालिसिस करी जाए, ईपीएफओ की अर्निंग देखी जाए कि भाई अगर 10 साल के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ईपीएफओ करती है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, तो अगर उस यील्ड के हिसाब से, उस रिटर्न के हिसाब से ईपीएफओ की अर्निंग कैलकुलेट करी जाए फॉर लास्ट 20 ईयर्स, तो उसके बेसिस पर ये गैप जो है हर साल इंक्रीज हो रहा है और जो ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे जो रिटर्न मिल रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, और जो पेमेंट है ईपीएफओ का जो अपने सब्सक्राइबर को इवेंचुअली पे कर रहा है दैट इज increasing, and there is a increasing widening gap, and as per the latest annual report of EPFO it has over 14.4 trillion investment into various instruments that are government related। तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 15 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट ईपीएफओ ने कर रखा है। और पैंडमिक की वजह से भी, अदर रीज़न की वजह से भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो रिटर्न आ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो ईपीएफओ की इनकम रिटर्न को इम्पैक्ट कर रहा है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो कहाँ कहाँ ईपीएफओ का कैसे कैसे ईपीएफओ इन्वेस्ट करता, तो जी सिक्योरिटीज़ में, एसडीएल में, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तरह से मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द जो ईपीएफओ के इन्वेस्टमेंट है वो इसी पर्टिकुलर पैटर्न पर हैं। एंड दीज एक्सक्लूड सम इंस्ट्रूमेंट्स और सम इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ में थोड़ा सा कम एक्सपोजर है ईपीएफओ का, एंड दिस इज अ वाइडनिंग गैप इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ बैलेंस। और हम देख सकते हैं गैप ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। दिस रेड लाइन इंडिकेट्स द EPFO payment to their subscriber, and this black line indicates the 10 years government debt yield, and we can easily see that the difference or the gap between these are increasing since last 20 years, and this is the government debt dominates the EPFO holding graph। ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न है ईपीएफओ का कि जो ईपीएफओ डिडक्ट करता है मनी, पैसा एम्प्लॉय के, वर्कर्स के सैलरी से, उसको किस किस फॉर्मेट में इन्वेस्ट करता है और कितना कितना इन्वेस्टमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो है ईपीएफओ का वो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ही सेंटर्ड है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7, इंडिया यूएई अपग्रेड्स इन द एक्सपोर्ट बास्केट। लास्ट वीक इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। तो फर्स्ट CEPA दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया था। इट वाज अ बाईलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, जो बहुत सारे टैक्स हैं, टैरिफ्स हैं, उनको फेज्ड मैनर में दोनों ही कंट्रीज़ रिड्यूस करेंगी, और जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज़ को के एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को बेटर मार्केट एक्सेसिबिलिटी होगी दोनों ही कंट्रीज़ में, एंड दैट मे लीड्स टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो ये पर्पस था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का। और उस टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूएई जो है इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर नंबर की बात करी जाए तो यूनाइटेड अरब एमिरेट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया आफ्टर यूएस, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर यूएस। तो यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सेकेंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम ट्रेड फ्लोज को स्टडी करें डीपली इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इन पास्ट डिकेड्स। इन रीसेंट ईयर ट्रेड फ्लो हैव रिफ्लेक्टेड द प्रेशर ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, और ये सिर्फ यूएई के साथ नहीं है, यूएई और इंडिया के बीच के ट्रेड में ही इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, अदर कंट्रीज़ के ट्रेड में भी कोविड-19 पैंडमिक का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन कोविड-19 के इम्पैक्ट के पहले के अगर डेटा को भी हम उठाएं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट में और ट्रेड के पैटर्न में फ्लक्चुएशन देखने को मिला है इंडिया और यूएई के बीच में। इन फाइनेंशियल ईयर 22 6.6% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट लैंडेड इन यूएई। तो टोटल जो एक्सपोर्ट किया इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 22 यानी जो करंट फिस्कल ईयर में, उसका 6.6% केवल यूएई की कंट्री में ही गया, यूएई में ही गया।
जो कि पिछले साल के कंपैरिजन से भी ज़्यादा। पिछले साल 5.7% का टोटल एक्सपोर्ट यूएई को हुआ था, इस बार 6.6% का। हालांकि पैंडेमिक के कंपैरिजन में, प्री पैंडेमिक को अगर हम देखें तो प्री पैंडेमिक में के कंपैरिजन में दिस इज लोवेस्ट। प्री पैंडेमिक यानी फाइनेंशियल ईयर 20 में यही शेयर 9.3% था। इट मीन्स हम अपने टोटल एक्सपोर्ट का 9.3%, अप्रॉक्सीमेटली 10% हम यूएई में भेजते थे, जो कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में डिक्रीज होता 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 5.7 देन 6.6। अब तो इंडियन इकोनॉमी रिकवरी की सिचुएशन पर आ गई है, तो 6.6 तक हमने इंक्रीज देखा। लेकिन अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल पर इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है वो नहीं पहुंचा। और अगर 10 साल पहले की बात करें, until a decade ago 13.5% of India's export went to UAE। तो पैंडेमिक, प्री पैंडेमिक के पहले भी इंडिया जो है वो अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता था यूए को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 13.5% का जो टोटल एक्सपोर्ट इंडिया करता था वो यूए को करता था आज से 10 साल पहले, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 9.3% तक रह गया और पैंडेमिक में रिड्यूस होकर के 5% तक आ गया है। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करी जाए, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स को देखें तो इंडियाज एक्सपोर्ट टू द यूएई विल एक्सीड द 2020 फिगर, बट will still be lower than the level that India has achieved in financial year 13। तो आप ये कह सकते हैं कि मैम परसेंटेज में तो डिक्रीज हो सकता है, बट एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर देखा जाए एक्सपोर्ट को वॉल्यूम में, वैल्यू के टर्म्स में देखा जाए तो 20 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट यूएई को रहा वो एक्सीड कर रहा है आज से 10 साल पहले के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी इट इज़ लोअर देन द फाइनेंशियल ईयर 13। इट इज़ सेफ टू अज्यूम दैट इंडियाज ट्रेड विद UAE has increased, but its trade with other nation has also increased and increased faster than the UAE trade। और इसी वजह से जो ये परसेंटेज है, जो शेयर है एक्सपोर्ट का, ये डिक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। यूएई के साथ जो एब्सोल्यूट नंबर वॉल्यूम और वैल्यू में ट्रेड तो बढ़ रहा है अगर आप डेटा देखें, लेकिन अदर कंट्रीज के साथ भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से जो परसेंटेज शेयर है यूएई का वो डाउन हो रहा है लास्ट 10 year में। And the government expects its new trade agreement to put the UAE back as one of the India's leading trading partner। जो CEPA एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यूएई का जो शेयर है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट वो इंक्रीज करेगा। तो यूएई शेयर इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं ग्राफ में कि पहले 2002 से ये 5.7 से बढ़ते हुए मैक्सिमम जो पहुंचा वो 13.5% तक पहुंचा इन फाइनेंशियल ईयर 2011। और इसके बाद से ये हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है और ये अब डिक्रीज होते होते 6.6% तक पहुंच गया। अगर लास्ट 2 ईयर्स को देखें तो पैंडेमिक का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो प्री पैंडेमिक सिचुएशन थी वो भी बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं थी। 9.3% टोटल शेयर जो था एक्सपोर्ट का वो यूएई कॉन्स्टिट्यूट करता था। ऑल्दो वॉल्यूम में नंबर है, लेकिन वॉल्यूम में इंक्रीज है, लेकिन जो शेयर है वो ड्रॉप कर रहा है यूएई का। क्यों? क्योंकि इंडिया जो अदर कंट्रीज़ के साथ भी अब एक्सपोर्ट करने लगा। इम्पोर्ट हैव सीन द नेग्लिजिबल चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम 10 सालों में इम्पोर्ट का पैटर्न देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, चाहे मिनरल प्रोडक्ट्स हों, प्लास्टिक्स हों, बेस मेटल्स हों, केमिकल्स हों, प्रीशियस स्टोन्स मेटल्स हो, मशीनरी या अलाइंसेज या इक्विपमेंट्स हो, तो वो ओवरऑल इन सब का जो ट्रेड इम्पोर्ट रहा है इंडिया में वो स्टेबलाइज रहा है। तो इम्पोर्ट भी इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं किया है, ऑल्दो एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ शेयर, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये की पॉइंट आप याद रखेंगे। एंड दिस इज द टेबल ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएई इन टर्म्स ऑफ नेचर। तो किस किस कमोडिटी में, कमोडिटीज़ की लिस्ट है और फाइनेंशियल ईयर 2003 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 22 यानी जो करंट फिस्कल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कैसे कैसे चेंज हुई। दिस इज द परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट की। लाइव एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट के केस में 2.3% का शेयर था यूएई में एक्सपोर्ट में, और जो अब डिक्रीज होकर के 1.5% तक रखा है। डेफिनेटली इंडिया जो है वो अपने एनिमल प्रोडक्ट्स को अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह टेक्सटाइल, फुटवेयर, पियर्स, बेस मेटल, मशीनरी, व्हीकल, प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स, आर्म्स एंड एमिनेशन, इन सब के केस में यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। डेफिनेटली डू नॉट नीड टू मक अप इट, यू जस्ट नीड टू सी द ट्रेंड ऑफ इंडिया यूएई ट्रेड अरेंजमेंट्स और ट्रेड
पैटर्न। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। लेंडर्स रश टू रेज फंड्स एज क्रेडिट ग्रोथ पिकअप। तो इकोनॉमिक रिकवरी के स्टार्ट होने से जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो भी स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली पैंडेमिक के ड्यूरेशन में चाहे वो कॉरपोरेट लोन्स रहे हों चाहे वो हाउस होल्ड लोन्स रहे हों, दोनों में ही डाउनफॉल देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी इनकम अफेक्ट हो रही थी। एनपीए भी इंक्रीज हो रहे थे बिकॉज ऑफ द pandemic. But now host of the banks and financial institutions are raising the funds from the market in the month of March. Why? Because there is a credit growth, there is a growth in credit, there is a growth in loan. Now individuals, corporates are actually taking the loans for expanding their business, for running their business, जिसकी वजह से बैंक्स को अब पैसे की ज़रूरत है, एंड फॉर दैट बैंक्स आर गोइंग टू मार्केट। इसी मंथ में दो पब्लिक सेक्टर लेंडर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ और 1,000 करोड़ रिस्पेक्टिवली रेस किए हैं थ्रू एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, T1 बॉन्ड भी जिनको बोलते हैं। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट आर दीज T1 बॉन्ड्स एंड व्हाई एक्चुअली बैंक्स यूज दीज टीयर 1 बॉन्ड्स फॉर रेजिंग द फंड फ्रॉम द मार्केट। तो दो लेंडर यूनियन बैंक और कैनरा बैंक ने 1500 करोड़ और 1000 करोड़ का एडिशनल फंड रेज किया है थ्रू टीयर 1 बॉन्ड इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर क्रेडिट डिमांड। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो अदर पब्लिक सेक्टर लेंडर्स हैं वो भी जा सकते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और जो अदर बैंक्स हैं, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द सेम रूट इन द वेरी मंथ ऑफ मार्च। और प्राइवेट लेंडर्स में HDFC ने भी रिसेंटली फंड रेज किया है थ्रू 10 years बॉन्ड। और यही हमें पैटर्न ICICI और अदर जो फिन होम्स कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हैं, उनमें भी देखने को मिल रहा है। सो नाउ फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर इज एंटिसिपेटिंग द ह्यूज क्रेडिट ग्रोथ रेट ड्यू टू द इकोनॉमिक रिकवरी. They are going for raising the funds so that they can meet out their credit growth rate requirement. So अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। S&P growth at 7.8, oil price rise a damper. So rising crude oil prices may dampen the economic recovery and definitely cause a sizable current account deficit in large energy importing countries like India as per the S&P Global Rating Agency. तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने क्रूड ऑयल प्राइस की वजह से मोस्ट ऑफ द जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया है और ये कहा है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ पर देखने को मिलेगा। एंड एज पर द रीसेंट फोरकास्ट, the rating agency retained India's economic growth at 7.8% for financial year 23. दर उसने बहुत सारे फैक्टर, हाई इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, वीकनिंग डिमांड, इंक्रीज अनसर्टनिटी बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसने बोला है कि दीज फैक्टर्स में स्लो द इकोनॉमिक एंड फिजिकल रिकवरी मच मोर देन द करेंटली एक्सपेक्टेड फॉर मैनी कंट्रीज वेदर इट इज़ इंडिया, चाइना, US, यूरोजोन और इंडोनेशिया। और इंडिया के केस में बोला है कि 7.8 जो कि अर्लियर एस्टिमेशन है उससे डिक्रीज होकर 5.4% तक रह सकती है इन्फ्लेशन। तो 7.8% का GDP और 5.4% का इन्फ्लेशन का एंटिसिपेशन किया है इंडियन इकोनॉमी के लिए स्टैंडर्ड एंड पुअर ने। सो LIC IPO गेट सेबी नोट बट नो क्लैरिटी ऑन लॉन्च डे। सो फाइनली LIC के IPO को सेबी की नोट मिल चुकी है, ड्राफ्ट ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट को अप्रूवल मिल गया है, लेकिन कब ये लॉन्च होगा एक्चुअली में ये IPO, इसको लेकर के अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोर्सेज, सो कॉल्ड फाइनल ऑब्जर्वेशन वर इशूड बाय द मार्केट रेगुलेटर ऑन ट्यूसडे evening, but because of the uncertainty caused by Russia-Ukraine crisis and because of the negative impact of this particular crisis on Indian equity market, there's still a delay in the launch. There may be the delay in the launch day of the block IPOs that have got SEBI node in least number of days. This is the list of those IPOs who get the approval in least days. तो सबसे कम दिनों में बैंक ऑफ इंडिया को अप्रूवल मिला, केवल 11 दिनों में सेबी ने अप्रूवल दे दी। LIC को अप्रूवल देने में 24 दिन लगे।
तो अब देखना है कब LIC का एक्चुअल में IPO लॉन्च होता है. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.